नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी काव्य का सामान्य परिचय करेंगे। सामान्य तौर पर हमारे हिंदी साहित्य के 3 काल हैं। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, भक्ति काल और रीति काल। 1050 से 1375 तक हमारा आदिकाल की समय सीमा है और 1375 से 1700 ईस्वी तक हमारी भक्ति काल की है और 17 से 1900 तक का जो काल है वो रीति काल है और 1900 से लेकर आज तक का जो काल है वो हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। हिंदी काव्य में आधुनिक युग का जो परिवर्तन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से माना जाता है। गणपति ने आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से ही मानी है। कई विद्वान अलग अलग भी मानते हैं और इसकी समय सीमा जब उसने लेखन शुरू किया भारतेंदु ने तब से भी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा तभी से मानी है। भारतेंदु का आना हिंदी कविता में एक युगांतर प्रस्तुत करता है। इस युग को साहित्यिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना पर काव्य परंपरा एवं आदर्श काव्य का युग कहा जा सकता है। इससे पूर्व हिंदी में रीतिकालीन काव्य धारा प्रवाहमान थी। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं श्रृंगार की प्रधानता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण तथा आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के प्रयास इत्यादि थी। इस कविता का जनता के सुख दुख से कोई संबंध नहीं था। सन 1857 के उपरांत मुगल साम्राज्य के वैभव और विलास के अंत के साथ साथ इस विलास प्रधान कविता की भी समाप्ति हो गई और सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना आरंभ कर दी। अंग्रेजी सरकार के शासन और शिक्षा से छुटकारा पाने के लिए भारतवासियों ने प्रयास आरंभ कर दिए। जीवन में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ काव्य में भी परिवर्तन होने लगे और कविता रूपी सरिता पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर स्वच्छंद रूप में बहने लगी। संपूर्ण आधुनिक काव्य धारा को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। भारतेंदु युग जो 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है और द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। वो जो द्विवेदी युग है वो काल है हमारा 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग के बाद आता है हमारा छायावाद काल, जो कि आधुनिक काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक इस की समय सीमा मानी गई है। फिर आता है हमारा प्रगतिवाद 1935 से 1943 ईस्वी तक। फिर आता है हमारा प्रयोगवाद 1943 से 1960 ईस्वी तक। प्रयोगवाद के प्रणेता आगे को माना जाता है और 1854 में नई कविता आई थी और नई कविता भी और प्रयोगवाद में ही स्टार्ट हो गई थी वो, और तो वो मिला जुला रूप है प्रयोगवाद और नई कविता। नई कविता के बाद 1960 में आई थी हमारी साठोत्तरी या समकालीन कविता। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण आधुनिक काव्य को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ माना जाता है। इस काल में आधुनिक काव्य रूपी नदियां बाध गति से बहने लगी थी। भारतेंदु ने हिंदी कविता में जन सामान्य के जीवन के सुख दुख को अभिव्यक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार कविता जन जीवन के समीप आ गई थी। देखो, इसने खुद बताया कि रीति काल में जो कविता थी वो सिर्फ राजाओं के भोग विलास का ही वर्णन करती थी और उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। लेकिन रीति काल के बाद जो ही हमारा आधुनिक युग शुरू होता है, भारतेंदु युग शुरू होता है, तो उसमें जन जीवन मतलब आम आदमी के जीवन की भी कहानी कविता लिखी गई। इस युग के अन्य प्रमुख कवि बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन, राधा कृष्ण दास आदि थे। इस युग की कविता में प्राचीन और नवीन युग की काव्य प्रवृत्तियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। इस युग में भक्ति भावना, रीतिकालीन श्रृंगार भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, आधुनिक काव्यगत विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। इस युग की कविता का महत्व इस बात में है कि इसमें देश और जनता की भावनाओं और समस्याओं को पहली बार अभिव्यक्ति मिली। एक इन्होंने आंदोलन भी चलाया था, समस्या पूर्ति
इस काल के कवियों ने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के करुण चित्र प्रस्तुत किए, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। समाज सुधार का स्वर इनमें प्रबल था। राजा राम मोहन राय थे उस समय, और वो समाज सुधारक थे। उन्होंने सती प्रथा और बहुत अच्छी अच्छी बाल विवाह प्रथा, मतलब कई बुराइयों का विनाश किया था। भारतेंदु और उनके युग के अन्य कवियों ने अतीत के सांस्कृतिक गौरव का चित्र प्रस्तुत करके लोगों में आत्मसम्मान की भावना भरने का भरसक प्रयास किया था। इस युग का काव्य अपने युग की समस्याओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है। इस युग में काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज थी। लेकिन ज्यों ही द्विवेदी युग शुरू होता है, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक महत्वपूर्ण योगदान है वो यही है कि उन्होंने काव्य की भाषा भी खड़ी बोली बना दी थी। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। उसी के प्रकाशन के साथ हमारे द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। यह युग खड़ी बोली के आंदोलन का युग था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरणगुप्त आदि के प्रयत्नों से काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इस युग को हम आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग कह सकते हैं। यह काव्य युग भारतेंदु कालीन प्रवृत्तियों का विकास काल कहा जा सकता है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरणगुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, सियाराम शरणगुप्त आदि की कृतियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भारत का गौरवगान और देश में नव निर्माण का स्वर सुना जा सकता है। इस युग में उपदेशात्मक तथा वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक कविता की प्रधानता थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और नैतिकता का उपदेश था। इस युग की धार्मिक और देश प्रेम की भावना भारतेंदु युग से अधिक उदार और व्यापक थी। कविता की विविध विधाओं का विकास, जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, परगीत आदि इस युग में द्रष्टव्य है। साकेत और प्रिय प्रवास, जो सन 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा था, पहला महाकाव्य है आधुनिक युग का। तो इस युग के दो बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, साकेत और प्रिय प्रवास, जिसमें द्विवेदी नियुगिन भाव, भाषा, छंद आदि सभी प्रवृत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग का महत्व नए विषयों और नई भाषा दोनों ही दृष्टियों से है। द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने व्याकरण सम्मत भाषा के ऊपर भी पुरजोर दिया था। नेक्स्ट है हमारा छायावादी युग। 1918 में, जैसे ही 1920 में द्विवेदी युग खत्म हुआ, उससे पहले 1918 में ही हमारा छायावाद शुरू हो गया था। द्विवेदी युग की उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का विकास हुआ था। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। जयशंकर प्रसाद, जिसका पूरा नाम है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा का बेटा पंत, और महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी जाती है। हिंदी की आधुनिक कविता में छायावादी कविता को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। यह काव्य आधुनिक युग का सवर्ण काव्य है, क्योंकि इसमें उस आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात है। लौकिक बात होते हुए भी उस अलौकिकता की ओर कवियों का ध्यान गया है। तो इस काव्य में व्यक्तिकता की प्रधानता है। प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में प्रकृति के प्रति इन कवियों का आकर्षण और प्रेम व्यक्त होता है। तो और कहीं कहीं प्रकृति के भीतर विराट को भी इन कवियों ने अनुभव किया है। इस कविता में श्रृंगार की प्रधानता है, परंतु यह श्रृंगार जो रीतिकालीन श्रृंगार भावना है उससे बहुत ही अलग है। यह श्रृंगार स्थूल तथा मांसल न होकर सूक्ष्म तथा काल्पनिक है। छायावादी काव्य भाषा अलंकृत मुक्त छंद विधान की दृष्टि से अनुपम है। कामायनी, पल्लव, प्रिमल, यामा छायावादी युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। छायावाद के बाद आता है हमारा प्रगतिवाद। राजनीति में जो हमारा मार्क्सवाद था वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। छायावादी कविता व्यष्टिमूलक थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में प्रगतिवाद युग का आरंभ हुआ। मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकार करता है।
पंत, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, नवीन, अंचल, मिलिंद आदि कवियों में शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समता के प्रति आग्रह, रूढ़ियों का विरोध, क्रांति की भावना की आवश्यकता पर बल देकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की। प्रगतिवादी कविता आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध करके भौतिक मूल्यों की स्थापना करती है। वस्तुतः इस कविता में वाद का अंश अधिक है और काव्य का कम। यह कविता विचारात्मक अधिक है और कविताओं की दृष्टि से इसका मूल्य कहीं अधिक नहीं है। नेक्स्ट है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद सन 1943 ईस्वी के आसपास छायावादी कविता के प्रति अन्य प्रतिक्रिया प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में प्रकट हुई। इस कविता में छायावादी व्यक्तिगता को हृदय के धरातल पर ग्रहण न करके बौद्धिक धरातल पर ग्रहण किया गया। 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय के संपादकत्व में 7 कवियों की कविताओं का संग्रह तार सप्तक प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रयोगवादी कविता का विकास हुआ। सन 1953 के उपरांत नई कविता के नाम से प्रयोगवादी काव्यधारा का विकसित रूप प्राप्त हुआ। ये प्रयोगवाद का ही विकसित रूप था। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह वाद से सर्वथा मुक्त है। नई कविता शुद्ध साहित्यिकवाद है। इस कविता के वस्तु पक्ष में निराशा, वेदना, नास्तिकता, आस्था, विश्वास, हास्य, व्यंग्य, यथार्थ चित्रण, विवर्णन, व्यक्तिवाद, समष्टि भावना आदि विरोधाभासी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां हैं और शिल्प पक्ष में नए उपमान, नए प्रतीक, नए विधान, मुक्तक, छंद आदि की ओर कवि का झुकाव दिखाई देता है। और अज्ञेय के संपादकों में 4 सप्तक निकाले। तार सप्तक, पहला है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। नेक्स्ट जो आंदोलन आता है हमारा 1960 में साठोत्तरी या समकालीन कविता। 1960-62 के बाद हिंदी काव्य जगत में अनेक आंदोलन चले। समकालीन कविता नई कविता के अनेक आंदोलनों में से महत्वपूर्ण आंदोलन है। इससे पूर्व इस काल की कविता को अनेक नाम दिए गए, जैसे सनातन सूर्योदय कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांतक कविता, अस्वीकृत कविता, कबीरपंथी कविता, नूतन कविता, अकविता, नाटकीय कविता आदि। समकालीन कविता का कथ्य यथार्थ पर आधारित है तथा इसमें स्पष्ट और सपाट बयानी है। इसमें परंपरा के प्रति विशेष विद्रोह है तथा शिल्पगत विशेषता भी देखने को मिलती है। समकालीन कविता के कवियों में धूमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर जंगुड़ी, कुमारेंद्र, केदारनाथ सिंह, कुमार विकल, वेणुगोपाल, बलदेव वंशी, विष्णु खरे, विशव प्रसाद तिवारी, विष्णु चंद्र शर्मा, आलोक धनवा, श्री राम वर्मा, मनोज सोनकर आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक कविता समय के परिवर्तन के साथ साथ अनेक मोड़ काटती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतेंदु और द्विवेदी युग में जहाँ राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार एवं देश प्रेम के गीत गाए गए, वहाँ छायावाद में आकर कविता व्यक्तिगत भावनाओं को भी व्यक्त करने में लीन हो गई। इस युग में कवि ने व्यक्तिगत सुख दुख का खुलकर वर्णन किया है। प्रगतिवादी कवि ने समाज में समानता उत्पन्न करने के लिए क्रांति का अभियान किया है। प्रयोगवाद में कवि वस्तु शिल्प को लेकर नए नए प्रयोग करने में लीन रहा। इस तरह आधुनिक कविता भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को समेटे हुए है और आधुनिक काल एक संपूर्ण काल माना जाता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां हैं। धन्यवाद।